मेरा नमस्कार। मेरी कोशिश रहती है कि मैं अलग अलग टॉपिक्स पर आसान भाषा में आपको जानकारी दूं। आज का टॉपिक है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स सही है, ये एडवर्टाइजमेंट हम जाने कितनी बार देख चुके हैं। आजकल इंडियन क्रिकेट टीम के खिलाड़ी भी इसी म्यूचुअल फंड सही है कि कैंपेन में लगे हुए हैं। क्या वाकई म्यूचुअल फंड सही है? आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। म्यूचुअल फंड्स का बड़ा सिंपल सा साइकिल होता है। इन्वेस्टर्स किसी फंड मैनेजर की म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्ट करते हैं। फंड मैनेजर स्कीम के अनुसार इन्वेस्टर के फंड को मार्केट में इन्वेस्ट करता है। फाइनली इन्वेस्टर्स को म्यूचुअल फंड स्कीम की परफॉर्मेंस के हिसाब से कभी खुशी कभी गम वाले रिटर्न्स मिलते हैं। ये म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं? इसके नाम में ही आंसर छिपा है। म्यूचुअल मतलब पूल, म्यूचुअल फंड मतलब पूल ऑफ फंड्स। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आपको एक प्लॉट ऑफ लैंड पसंद है जो आपके हिसाब से आने वाले कुछ समय में अच्छा तेजी दिखा सकता है। प्लॉट महंगा है और आपके पास पैसे कम। क्या किया जाए? आप अपने कुछ दोस्तों को अप्रोच करते हैं और इस प्लॉट के प्लान के बारे में बताते हैं। दोस्तों को मुनाफे की बात समझ आती है और वो अपना पैसा लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। आप सब मिलकर एक पूल ऑफ फंड्स के जरिए प्लॉट खरीद लेते हैं। कुछ समय बाद मार्केट कंडीशंस और अपनी ज़रूरत को देखते हुए प्लॉट बेच देते हैं और मुनाफे को आपस में हिस्से के अनुसार बांट लेते हैं। इसी सोच ने म्यूचुअल फंड्स को जन्म दिया। जो काम आपने अपने दोस्तों से फंड जुटाने के लिए किया क्योंकि अकेले आपके पास इतने पैसे नहीं थे, ठीक वैसे ही पैसे की दिक्कत इतिहास के पहले फंड मैनेजर को भी रही थी। वो मार्केट्स में इन्वेस्ट तो बहुत सारे ऑप्शंस में करना चाहता था, पर फंड्स की जरूरत भी काफ़ी बड़ी थी। इसीलिए उसने एक आइडिया लगाकर इन्वेस्टमेंट प्लान को पर यूनिट रेट बेसिस में कन्वर्ट किया और लोगों को कन्विंस किया और उनका पैसा पूल करके अपने प्लान में लगवाया। ये पैसा प्रॉफिट शेयरिंग के बेसिस पर लगवाया गया था। म्यूचुअल फंड्स की शुरुआत हो चुकी थी। दुनिया का सबसे पहला म्यूचुअल फंड नीदरलैंड्स के एड्रियान ने शुरू किया था। उन्होंने इस फंड का जो नाम रखा वो डच भाषा में होने के कारण मैं ठीक से प्रोनाउंस तो नहीं कर सकता, पर उसका इंग्लिश नेम था यूनिटी क्रिएट स्ट्रेंथ, यानी एकता में ताकत। ये फंड 1774 में आया था। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को कम कीमत पर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो का मौका देते हैं। भारतीय सरकार और आरबीआई ने मिलकर हिंदुस्तान का पहला म्यूचुअल फंड 1963 में लॉन्च किया। यह था यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया और पहली म्यूचुअल फंड स्कीम थी यूनिट 64 स्कीम। यह एक लैंडमार्क पहल थी जिसने हिंदुस्तान के कॉमन इन्वेस्टर्स की सोच बदलने का अहम रोल प्ले किया। हिंदुस्तानी रिटेलर्स की सोच फिक्स्ड एसेट इनकम वाले प्रोडक्ट जैसे एफडी तक सीमित थी। म्यूचुअल फंड्स ने माइंडसेट को मार्केट लिंक्ड एसेट इनकम में बदलने का काम किया। जब लोगों ने देखा कि मार्केट लिंक्ड एसेट में रिटर्न्स एफडी से ज़्यादा हैं, तो उनकी इसमें इंटरेस्ट और बढ़ गया। यूटीआई की 1963 में एंट्री के साथ इंडिया में म्यूचुअल फंड की शुरुआत हो गई। आज 60 साल हो चुके हैं। म्यूचुअल फंड्स की मार्केट काफ़ी मैच्योर हो गई है। पिछले कुछ सालों में निवेशकों की संख्या में काफ़ी भारी इजाफा हुआ है। शुरुआत में सिर्फ यूटीआई स्कीम थी। 1978 में आईडीबीआई ने यूटीआई को टेक ओवर कर लिया। 1987 में पब्लिक सेक्टर्स जैसे कि एलआईसी, जीआईसी, एसबीआई बैंक को भी म्यूचुअल फंड्स लॉन्च करने की परमिशन दे दी गई। धीरे धीरे अन्य पब्लिक बैंक्स भी इस मार्केट में उतर गए। 1993 में प्राइवेट सेक्टर को भी म्यूचुअल फंड सेगमेंट में परमिशन मिल गई। पहला प्राइवेट म्यूचुअल फंड कोठारी पायनोर का आया। इसे बाद में फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने टेक ओवर कर लिया। 1992 में सेबी स्टैब्लिश हुई। ये एक वॉचडॉग की भूमिका में लाई गई थी। इसका काम था स्टॉक मार्केट्स पर रेगुलेटर की हैसियत से नजर बनाए रखना। इसका मेन रोल इन्वेस्टर्स वेल्थ प्रोटेक्शन का था। 2003 से 2014 तक का पीरियड कंसोलिडेशन का रहा। इस दौरान काफी रेगुलेटरी रिफॉर्म्स किए गए। 2008 का डेडली रियल एस्टेट क्राइसिस आप सबको याद होगा। इस क्राइसिस ने मार्केट कैप 60% तक गिरा दी थी। रियल एस्टेट सेक्टर लगभग डूब गया था। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को भी काफी झटका लगा। यह एक बहुत मुश्किल वक्त था इन्वेस्टर्स के लिए। इस दौरान सेबी ने एनएफओ यानी न्यू फंड ऑफर लॉन्च किया। यह इक्विटी मार्केट की आईपीओ की तर्ज पर था। 2013 के बाद के सालों में डिजिटल रिफॉर्म्स ने म्यूचुअल फंड्स मार्केट्स की तस्वीर ही बदल दी। डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स की शुरुआत हुई जो रेगुलर फंड से अलग थे।
डायरेक्ट फंड्स में इन्वेस्टर्स डायरेक्टली एएमसी से म्यूचुअल फंड ट्रेड करने लगे और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने पूरे सिस्टम को बहुत ट्रांसपेरेंट बना दिया। अब एक क्लिक ऑफ अ बटन पर इन्वेस्टर्स अपने ट्रेड को बाय या पुरानी इन्वेस्टमेंट्स को रिडीम कर सकते हैं। इसी दौरान दुनिया ने कोविड-20 का कहर भी देखा। कोविड ने जहां काफी तबाही मचाई, वहीं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए कोविड का वक्त एक सौगात की तरह था। म्यूचुअल फंड्स की छोटी सी शुरुआत अब एक बड़ा कारवां बन चुका है। आज टोटल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट की वैल्यू, जिसको हम AUM भी कहते हैं, 65 ट्रिलियन रुपीस यानी कि 65 लाख करोड़ है। 2020 में ये 30 ट्रिलियन थी, जो सिर्फ 4 सालों में डबल से ज्यादा हो गई है। भारत का रिटेलर अब बैंक डिपॉजिट से ज्यादा मार्केट लिंक्ड एसेट्स पर भरोसा कर रहा है। मार्केट फंड्स को ओन करने वाली ऑर्गेनाइजेशंस को AMC कहा जाता है, यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी। चलिए समझते हैं कि म्यूचुअल फंड कितने टाइप के होते हैं। फंड मैनेजर अलग अलग एसेट क्लास के कॉम्बिनेशन से डिफरेंट कस्टमर गोल्स को कवर करने के लिए म्यूचुअल फंड स्कीम्स बनाते हैं। ये एक बुफे की तरह होता है। जैसे आप किसी पार्टी में बहुत सारे डिशेस में से अपनी मनपसंद की डिशेस प्लेट में डालते हैं, वैसे ही फंड मैनेजर आपको म्यूचुअल फंड स्कीम्स की एक बहुत बड़ी वैरायटी देता है। आप अपनी पसंद से सही स्कीम चुन लीजिए। जैसे एक डायबिटीज का मरीज बुफे में से मीठी चीजें अवॉइड करता है सेहत के रिस्क से बचने के लिए, वैसे ही म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर अपनी रिस्क प्रोफाइल और इन्वेस्टमेंट गोल के अनुसार स्कीम चुन सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स मेनली 3 टाइप के होते हैं: इक्विटी, डेट और हाइब्रिड। इन्वेस्टर्स अपनी इन्वेस्टमेंट गोल्स के अनुसार एसेट क्लास को चुन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रिटायरमेंट फंड कंसीडर कर रहे हैं तो मोस्टली यह एक लॉन्ग टर्म प्लान हुआ। रिटायरमेंट के वक्त आपका मकसद होता है कि आप रेगुलर इन्वेस्ट करके रिटायरमेंट तक एक अच्छा अमाउंट बना लें, जो कि बैंक FD से ज्यादा फायदेमंद हो और फ्यूचर इन्फ्लेशन को बीट भी कर सके। तो आप मार्केट लिंक्ड इक्विटी में या हाइब्रिड फंड सोच सकते हैं। अगर आप थोड़ा ज्यादा रिस्क ले सकते हैं तो 100% इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड एंट्री करने के हिसाब से ओपन या क्लोज्ड एंडेड होते हैं। आपका म्यूचुअल फंड मैनेजर आपको सही फंड चुनने में हेल्प कर सकता है। म्यूचुअल फंड्स की चॉइस एक बुफे की तरह है। अपने इन्वेस्टमेंट कैपेबिलिटी और रिस्क एपिटाइट के हिसाब से अपना पोर्टफोलियो बनाएं। दुनिया के महान एस्ट्रोनॉट, इंजीनियर और फाइटर पायलट क्रिस हेडफील्ड का कहना है कि जिंदगी का हर कदम एक रिस्क है, चाहे वो कोई बिजनेस हो, शादी का फैसला हो या एक हवाई यात्रा ही क्यों ना हो। देखिए, आज सुनीता विलियम्स जैसी होनहार साइंटिस्ट स्पेस में फंसी हुई हैं। उम्मीद करता हूं कि वो सकुशल वापस आएंगी। रणबीर कपूर कहते हैं कि सबसे बड़ा रिस्क है कोई रिस्क ना लेना। आप इन ज्ञान की बातों में जेम्स बॉन्ड बनने की कोशिश ना करें और अपना रिस्क सोच समझकर ही इन्वेस्ट करें। हर एक म्यूचुअल फंड किसी पर्टिकुलर रिस्क कैटेगरी में बनाया जाता है, जो कि फंड मैनेजर को बहुत क्लियरली अपने डॉक्यूमेंट में दिखाना पड़ता है। एक बात तो क्लियर है, जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा रिटर्न। वैसे कभी कभी नुकसान भी उतना ही होता है। कच्चा लालच ना करें, अपनी स्टडी करें और इन्वेस्ट करें। डेट फंड्स काफी हद तक सेफ होते हैं, क्योंकि यहां पर नॉर्मली गवर्नमेंट बॉन्ड्स, सिक्योरिटीज या ट्रेजरी बिल्स में इन्वेस्ट किया जाता है। हाइब्रिड फंड एक मिक्स होता है सेफ्टी और रिस्क का। इसमें इक्विटी, डेट और कमोडिटीज का कॉम्बिनेशन हो सकता है। सिप यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिप बेहतर रहता है क्योंकि इससे एवरेजिंग का फायदा मिलता है। उदाहरण के लिए यहां टॉप 5 गुड और पुअर परफॉर्मेंस वाले म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न्स को 10 साल के पीरियड में दिखाया गया है। यह सिर्फ एक एग्जाम्पल की तरह देखें। आपके रिटर्न्स इससे बेहतर और कम भी हो सकते हैं। एक जरूरी बात करना चाहूंगा, पिछले 2 से 3 सालों में इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड्स ने काफी ज्यादा रिटर्न दिया है। उसका कारण रहा निफ्टी के 2020 के लगभग 7500 के लेवल से आज के 25,000 लेवल तक पहुंचना। यह एक सरप्राइजिंगली तेज और लंबी छलांग है। कहां कोविड के वक्त लगता था कि दुनिया खत्म होने जा रही है, इंडेक्स में इतनी तेजी किसी जादू से कम नहीं। बहुत सारे ऐसे यंग इन्वेस्टर्स इस मार्केट से पिछले 2 सालों में जुड़े हैं, जिन्होंने इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड स्कीम्स में गजब की रिटर्न्स पाई है। अभी तक उन्होंने गिरावट का कोई दौर नहीं देखा। प्रार्थना करता हूं ना ही देखें। आज हर महीने 20,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड्स में आ रहा है। लिक्विडिटी की इस भरमार ने मार्केट्स को उठा रखा है। क्या अगले 2 सालों में निफ्टी 25,000 से 50,000 हो जाएगा? कुछ भी हो सकता है।
किंतु अगर ऐसा नहीं हुआ तो एनएवी में उतना उछाल नहीं आएगा जो पिछले 2 सालों में आया है। मार्केट में सावधानी बहुत जरूरी है। शायद मार्केट की पेस में कुछ थकावट आ सकती है आने वाले वक्त में। नजर रखना जरूरी है। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स समझना जरूरी है। एनएवी मतलब नेट एसेट वैल्यू। यह म्यूचुअल फंड स्कीम का पर यूनिट रेट होता है और यह दिन की क्लोजिंग प्राइस पर दिन के लिए डिफाइन किया जाता है। स्टॉक प्राइस की तरह यह हर सेकंड चेंज नहीं होता। एंट्री लोड, यह एक चार्ज था जो म्यूचुअल फंड स्कीम में एंट्री के वक्त चार्ज किया जाता था। यह किसी एंट्री टिकट की तरह था। भगवान की दया से सेबी ने इसे 2009 में खत्म कर दिया। एग्जिट लोड, यह रिडेम्पशन के वक्त एनएवी की एक परसेंटेज के हिसाब से चार्ज किया जाता है। यह तभी चार्ज किया जाता है जब आप स्कीम में तय समय से पहले रिडेम्पशन चाहते हैं। तय समय के बाद रिडेम्पशन पर 0 चार्ज लगता है। इसकी डिटेल म्यूचुअल फंड डॉक्यूमेंट में जरूर देखिएगा। एक्सपेंस रेशो, यह सबसे जरूरी है समझना। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की तरह एसेट मैनेजमेंट कंपनी के भी अपने कुछ खर्चे होते हैं, जैसे ऑफिस एक्सपेंसेस, सैलरीज, मार्केटिंग, ऑपरेशनल और मेंटेनेंस एक्सपेंसेस। इन सब खर्चों को एक तय परसेंटेज से एनएवी में से डिडक्ट किया जाता है। जो एनएवी हम स्क्रीन पर देखते हैं उसमें से एक्सपेंस रेशो पहले से ही डिडक्ट हो चुकी होती है। यह कैलकुलेशन डेली बेसिस पर होता है। एक्सपेंस रेशो की डिटेल भी म्यूचुअल फंड डॉक्यूमेंट में जरूर देखिएगा। जितना कम एक्सपेंस रेशो उतनी ही इन्वेस्टर को बेहतर एनएवी मिलती है। मीठी मीठी बातें काफी हो गई। अब मैं आपको बताऊंगा म्यूचुअल फंड से जुड़ी कुछ कड़वी सच्चाई। हर्षद मेहता का फेमस डायलॉग था कि स्टॉक मार्केट पैसे का वो कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास को बुझा सकता है। जहां ज्यादा पैसा होता है वहां गड़बड़ होने की पूरी गुंजाइश रहती है। म्यूचुअल फंड में 3 खतरे हैं। जमतारा स्कीम, फेक पोर्टफोलियो, जो कि अभी रिसेंटली एक काफी रेप्यूटेड एएमसी ग्रो म्यूचुअल फंड के कस्टमर ने फेस किया। 4 साल तक सिप करने के बाद, रोज अपने फंड को ग्रो होते हुए देखने के बाद जब रिडेम्पशन करने गए तो पता चला कि फंड मैनेजर के पास कस्टमर का कोई पोर्टफोलियो ही नहीं था। इसका मतलब किसी ने उसका फेक पोर्टफोलियो बनाया जो कस्टमर को रोज अपडेटेड एनएवी भी दिखाता था। ग्रो म्यूचुअल फंड ने यह मामला सुलटा लिया। कैसे सुलटा, उसकी डिटेल नहीं है पब्लिक डोमेन में, पर ऐसा हुआ है। आप भी शिकार हो सकते हैं। इस दुनिया में नटवर लाल काफी मौजूद हैं। अपने पोर्टफोलियो को एनएसडीएल या सीडीएसएल में लॉगिन करके कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट जरूर चेक करते रहें। दूसरा खतरा है फ्रंट रनिंग, मतलब आगे दौड़ना। मैं खुद एक छोटा मोटा रनर हूं, फ्रंट रनिंग वाला नहीं, जमीन पर दौड़ने वाला असली रनर। जरा सोचिए कि अगर आप मैराथन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आपको चोरी से स्टार्ट मिल जाए बाकी रनर से पहले, आप आसानी से अपनी परफॉर्मेंस बेहतर कर पाएंगे। अगर कुछ ऐसा ही म्यूचुअल फंड स्कीम में हो तो क्या होगा? आप जीतो ना जीतो, फंड मैनेजर फ्रंट रनिंग करके पहले ही जीत जाएगा। फंड मैनेजर को तो पहले ही पता होता है कि कौन से म्यूचुअल फंड स्कीम में किन शेयर्स पर भारी पैसा लगने वाला है। अब अगर वो पहले ही उन स्टॉक्स में अपना पर्सनल पैसा डाल दे तो क्या होगा? अब जैसे ही म्यूचुअल फंड प्लान के अनुसार इन्वेस्टर्स का बड़ा फंड उस स्कीम में इन्वेस्ट होगा, फंड मैनेजर के पहले से ही खरीदे हुए शेयर्स में भारी तेजी आएगी। फंड मैनेजर ऊंचे भाव पर अपने शेयर्स बेच देगा। यह एक सीरियस इंटेग्रिटी इशू है, क्योंकि फंड मैनेजर कोड ऑफ कंडक्ट के तहत डायरेक्टली अपने अकाउंट में नहीं खरीद सकता। वो ये फ्रॉड अपने परिवार के लोगों या क्लोज फ्रेंड्स के अकाउंट्स के थ्रू इन्वेस्ट करके करता है। यह फ्रॉड बड़े नामचीन एएमसीज में हुआ है। क्वांट म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, एक्सिस म्यूचुअल फंड, डियोश म्यूचुअल फंड, आप नाम लीजिए, आपको मिल जाएगा। और ये तो वो है जहां पर सेबी ने फ्रॉड को पकड़ा है। ऐसे कितने होंगे जहां पर फ्रॉड पकड़ा ही नहीं गया। तीसरा खतरा है लिक्विडिटी इशू। ये कोई फ्रॉड नहीं है, यह एक सिचुएशनल मामला है, पर इसका असर इन्वेस्टर्स पर काफी गहरा पड़ सकता है। 2020 में फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने कोविड शटडाउन की मंदी के चलते हुए अपने 6 डेट फंड्स में इन्वेस्टमेंट्स और रिडेम्पशन को अचानक से सस्पेंड कर दिया था। इन्वेस्टर्स में पैनिक आ गया और सबने इमीडिएटली रिडेम्पशन करने की कोशिश की। यह एक भयंकर लिक्विडिटी क्राइसिस में बदल गया। जब अचानक बहुत सारे इन्वेस्टर्स अपने फंड्स को रिडीम करने की रिक्वेस्ट एक साथ डाल देते हैं, एएमसी के पास इतने फंड तुरंत अवेलेबल नहीं हो पाते और एक क्राइसिस आ जाता है।
मानिए अगर सारे डिपॉजिटर एक ही समय अपने पैसे विड्रॉ करने बैंक आ जाएं, तो बैंक का क्या होगा? बैंक का बैंड बज जाएगा। यही हुआ था फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के साथ 2020 में। थैंकफुली ये मामला काफी हद तक रिजॉल्व हो चुका है, बट इन्वेस्टर्स को 3 से 4 साल तक वेट करना पड़ा। अब आप ही तय कीजिए म्यूचुअल फंड सही है या नहीं। आपका पैसा, आपका विश्लेषण, आपका फैसला। उम्मीद है मैं आपकी म्यूचुअल फंड सही है की जानकारी में कुछ इजाफा कर पाया हूं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ये वीडियो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। दिल से धन्यवाद।